गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बेटा, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7, आय का प्रबंधन। आय से आय संपूर्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। तो हम कर रहे हैं आज यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 आय का प्रबंधन। आय का प्रबंधन में आज हम करेंगे कि आय संपूर्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम आय संपूर्ति के साधन। आय संपूर्ति के मुख्य रूप से दो साधन पाए गए हैं। पहला हमारे पास है आय में वृद्धि करके, दूसरा है उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण खर्च करके। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं पहला आय में वृद्धि करके, दूसरा है उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण खर्च करना। सेकंड है उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण खर्च करना या विवेकपूर्ण उपयोग करना। आय संपूर्ति, हमने कल जाना था कि आय संपूर्ति क्या होती है। अपनी इनकम को बढ़ाना, अपनी आय को बढ़ाना क्या कहलाता है? आय संपूर्ति। आय संपूर्ति के मुख्य दो साधन होते हैं। फर्स्ट है आय में वृद्धि करके, सेकंड है उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण खर्च करके। तो स्टूडेंट्स, आय में वृद्धि करके के भी बहुत सारे सब पॉइंट्स और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग यानी कि समय को हमें अच्छे प्रकार से यूटिलाइज करना चाहिए, और समय को अच्छे प्रकार से यूटिलाइज करके भी हम क्या कर सकते हैं? इनकम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप बेटा इसमें देखिए, समय का सदुपयोग करके, समय का सदुपयोग करना। सेकंड हम लिख सकते हैं भौतिक साधनों का प्रयोग करना। तीसरा हमारे पास आता है पारिवारिक आय में वृद्धि करना। पारिवारिक आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? पारिवारिक आय में वृद्धि करना, समय का सदुपयोग, भौतिक साधनों का प्रयोग, पारिवारिक आय में वृद्धि। अब है बचत की राशि का उचित विनियोग। यहाँ पर पहले इन साधनों पर चर्चा करते हैं। उपलब्ध आय के विवेकपूर्ण खर्च में हम लिख सकते हैं, पहला हमारे पास आएगा क्या? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। पहला क्या है? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति
हमारे पास आता है उपकरणों की मरम्मत। थर्ड हमारे पास आता है खाद्य सामग्रियों का संग्रहीकरण। थर्ड हमारे पास आता है विवेकपूर्ण खरीदारी। विवेकपूर्ण खरीदारी। थर्ड आता है खाद्य सामग्री का संग्रहीकरण। अब डियर स्टूडेंट्स, इन पर चर्चा करने की जरूरत है। आपके सामने यहाँ पर देखिए आय संपूर्ति के साधन दिखाई दे रहे हैं। आय संपूर्ति के मुख्य 2 साधन यहाँ पर आपके सामने पेश किए गए हैं। पहला है आय में वृद्धि करना, दूसरा है उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण खर्च करके। आय में वृद्धि करके के 4 साधन हैं और उपलब्ध आय को किस प्रकार से विवेकपूर्ण खर्च किया जाता है उसके भी ये सब पॉइंट्स हैं। तो हम चर्चा करते हैं समय का सदुपयोग। समय के सदुपयोग को हम किस प्रकार से हम समय का यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। पहली बात, अपने ही घर के अंदर क्या लगा सकते हैं हम, लघु उद्योग। लघु उद्योग लगा सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, गुड़ बनाना, ये सभी। फिर हम कर सकते हैं गृह उद्योग। क्या लगा सकते हैं, गृह उद्योग। गृह उद्योग का मतलब किससे होता है बेटे, कि घर में ही बहुत सी गृहिणियां क्या कर देती हैं कि घर में लिफाफे बनाती हैं, चटाइयाँ बनाती हैं, ये बहुत सारे जिलत चढ़ाती हैं। ये सभी क्या चीज़ होती है, ये सभी होती हैं गृह उद्योग, यानी कि घर में रहकर कोई कार्य को करना कहलाता है गृह उद्योग। लघु उद्योग के अंदर आ जाता है मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, गुड़ बनाना, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हम समय के सदुपयोग के अंदर हम क्या चीज़ को काउंट करते हैं, समय के सदुपयोग के अंदर हम काउंट करते हैं ब्यूटी पार्लर या क्रैश खोलकर। ब्यूटी पार्लर या क्रैश खोलकर। अब बेटे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी लेडीज हैं वो घर का काम करती है लेकिन एक रूम के अंदर ही क्या कर लेती हैं, अपना ब्यूटी काम करके घर का ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, या क्रैश बच्चों के लिए कोई स्कूल, खेलने का स्कूल खोल लेती हैं, जिससे भी हमारी क्या होती है, इनकम का सोर्स बढ़ता है और समय का यूटिलाइज होता है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ओवर टाइम। ओवर टाइम, कोई भी व्यक्ति ओवर टाइम, अंशकालीन नौकरी, ये सभी इसके अंदर आती है हमारे पास। अब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए हमारा स्कूल टाइम की अगर हम बात करें 7:40 से 2:10 तक का हमारा टाइम है, और यदि मैं 2:10 के बाद 2:10 से 5 बजे तक काम करती हूँ तो मेरे समय का भी यूटिलाइज है और मुझे उस काम के बदले क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, मेरी इनकम में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार से हम समय का यूटिलाइज कर सकते हैं, लघु उद्योग लगा के, गृह उद्योग लगा के, ब्यूटी पार्लर या क्रश खोलकर, ओवर टाइम या अंशकालीन जॉब करके, नौकरी करके, यानी कि जिसको हम कहते हैं पार्ट टाइम जॉब। हम कुछ समय के लिए पढ़ सकते हैं, कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगला आता है हमारा पॉइंट, भौतिक साधनों का प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, भौतिक साधनों के प्रयोग के अंदर हम क्या करते हैं, भौतिक साधनों का प्रयोग यानी कि हमारे पास मान लीजिए भौतिक साधन क्या होते हैं, संपत्ति, धन, स्कूल, लाइब्रेरी, सरकारी हॉस्पिटल, ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास डबल स्टोरी घर है, किसी व्यक्ति के पास, किसी के पास डबल स्टोरी मकान है, तो वो क्या करता है कि एक जो खाली हिस्सा उस मकान का पड़ा है, उस घर के खाली हिस्से को क्या कर देता है, रेंट पर दे देता है, किराए पर दे देता है। तो उस किराए से भी क्या होती है, उसकी इनकम अर्न होती है और इनकम में बढ़ोतरी होती है। एंड देन पारिवारिक आय में वृद्धि, जब परिवार के सदस्य
क्या करते हैं, अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं तो उससे पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। जैसे कोई भी प्लाट पीछे कोई भी एक भूमि का हिस्सा टुकड़ा खाली पड़ा है तो व्यक्ति उसके अंदर क्या कर देता है, उसके अंदर क्या कर दे, कोई बागवानी कर दे, कोई मुर्गी रख लेता है, मुर्गी रख करके इसके अंडे को सेल करके भी क्या कर सकता है, वो अपना इनकम को अर्न कर सकता है। भैंस या गाय वगैरह को रख कर वो क्या कर सकता है, दूध घी बेच कर भी इनकम के अंदर बढ़ोतरी कर सकता है। इसको बोलते हैं पारिवारिक आय में वृद्धि होना। अब बचत की राशि का उचित विनियोग। अब कहते हैं कि मान लीजिए मेरी 10,000 रुपये सैलरी है और 7,000 रुपये मैंने खर्चा किया है, तो जो 3,000 रुपये हमारे बच गए हैं उन 3,000 रुपये का क्या करना है, उन 3,000 रुपये की बचत की जो राशि है उसे इस प्रकार से विनियोग करना चाहिए, इस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी योजनाओं में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से उसे इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा मिले। अर्थात बहुत कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं, ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है, निकाली जाती है टाइम टू टाइम, जिसके अंदर हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वहाँ से ब्याज की दर जो है पैसे पर बहुत अच्छी मिलती है। इससे भी क्या होता है, हमें इनकम में बढ़ोतरी मिलती है। ये तो थे हमारे आय में वृद्धि करके किन किन साधनों के द्वारा हम आय में वृद्धि कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करके, भौतिक साधनों का प्रयोग करके, पारिवारिक आय में वृद्धि करके, बचत की राशि का उचित विनियोग करके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम करते हैं उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण खर्च। अब जो पैसा आपके पास है, जो आपके पास इनकम है, उस इनकम को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, कैसे आपको उसको खर्च करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, इन चीज़ों पर ही हमें सबसे पहले अपने पैसे को लगाना चाहिए। उसके बाद ही हमें मनोरंजन जैसी वस्तुएं व आरामदायक चीज़ों पर पैसे को वेस्ट या पैसे खर्च करने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास जो भी इनकम है उससे आप अपनी सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, उस पर ही खर्च करें, अदरवाइज अन्य चीज़ों पर बाद में करें। उपकरणों की मरम्मत व देखभाल, देखरेख भी कह सकते हैं, मरम्मत व देखरेख भी लिख सकते हैं। उपकरण क्या होते हैं, जो आपने घरों में फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सभी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों की हमें समय समय पर मरम्मत करानी चाहिए और देखभाल भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि एक बार कोई चीज़ खराब हो गई है तो हमें उस चीज़ को वेस्टेज में समझकर उसको रख देना चाहिए। नहीं, हमें उस चीज़ को प्रॉपर वे से देखना है कि अगर कोई पंखा धीमा चल रहा है तो उसमें कंडेंसर की कमी है, सेल की कमी है, ना कि उसको ऐसे ही बेकारी में डाल देने की बजाय। क्योंकि समय के साथ साथ यदि हम चीज़ों को क्या करते हैं, संभालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो थोड़े ही खर्चे में हमारा काम चल जाता है। अदरवाइज उस चीज़ को वेस्टेज समझकर डाल देते हैं तो उस पर ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। विवेकपूर्ण खरीदारी करना, नेक्स्ट पॉइंट कहता है विवेकपूर्ण खरीदारी करना। अब ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको बड़े ही सोच समझकर चीज़ें को परचेज करना चाहिए। उसे होलसेल के द्वारा अपनी चीज़ों से ले लेना, अपनी चीज़ों को खरीदना चाहिए। जैसे थोक विक्रेता से हम उसको अगर हम खरीदते हैं तो वो चीज़ हमें कुछ सस्ते दामों पर भी मिल जाती है और कुछ हमें डिस्काउंट मिल जाता है और अच्छी चीज़ें, क्वालिटी की चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार ये नहीं है कि हमें इसने कहा कि भैया ये चीज़ इतने की, हमें क्या करना चाहिए, 2-3 दुकान पर जाकर, 2-3 शॉप्स के ऊपर जाकर के हमें ट्राई करना चाहिए कि कौन सी चीज़ बेटर है, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को, उसके प्राइस को, इन सभी तीनों चीज़ों को देखते हुए ही हमें मटेरियल को, हमें प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। अंडरस्टैंड। देन खाद्य सामग्री का संग्रहीकरण। अब कहते हैं कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, खाद्य सामग्री, खाने का जो सामान होता है, संग्रहीकरण
संग्रहीकरण मीन्स उसको स्टोर कर लेना, भंडार घर है जिस प्रकार से आप लोग कहते हैं ना कि चीजें स्टोर की है। आजकल देखो या फिर आप लोग देखते भी होंगे कि पहले क्या होता था कि मौसम के अकॉर्डिंग ही फल सब्जियां हमें मिलती थी, लेकिन अगर हम अब बात करें तो आज भी हम मटर ले सकते हैं ना। आज भी हम बहुत सारी बेमौसमी सब्जियां ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लोग उनका क्या करते हैं, संग्रहीकरण करते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहते हैं कि मान लीजिए जब हमारा सीजन होता है और सीजन के समय हमें क्या करना चाहिए, हमें जो खाने वाली सामग्रियाँ जैसे मटर सर्दियों के समय में क्या होती है, जब समय आता है सर्दी का सीजन आता है तो बड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम आने लगता है तो हमें क्या कर देना चाहिए, उस चीज़ को उनके पील ऑफ करके उनके दानों को सुखा करके स्टोर कर लेना चाहिए। बहुत सारे टमाटर हैं, उन टमाटरों को ग्राइंड करके उनकी चटनी या टमाटो सॉस बना लेनी चाहिए, जिसको हम समय रहते बाद में यूज़ कर सके। ऐसा करने से हमारे पास क्या होता है, पैसे को भी हम अच्छे प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये टॉपिक था कि आय संपूर्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, उनके साधन कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने आज चर्चा की है, तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, आय संपूर्ति के साधनों को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, अंडरलाइन करें या एक पेज पर लिख करके होमवर्क असाइनमेंट में मुझसे पूछ लें। थैंक यू।